हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम मोहित वर्मा है एंड आई एम फ्रॉम बायोमास एनर्जीज इंडिया। हमारी जो फर्म है इससे कंसल्टिंग फर्म्स जो कि किस तरीके से बायोमास पेलेट का प्लांट लगाया जा सकता है और क्या क्या चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए उस चीज़ों के अंदर हम गौर करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशंस। इंडिया के अंदर अगर बात करें तो मोर देन 500 मिलियन टन्स एग्रीकल्चर वेस्ट जनरेट होता है और उसमें से 150 टू 170 मिलियन टन सरप्लस अवेलेबल है। सरप्लस का मतलब कुछ पशु आहार में भी यूज़ होता है और कुछ अदर एक्टिविटीज़ में भी यूज़ होता है। तो जो एक्स्ट्रा जो अवशेष बचते हैं उसके लिए बायोमास को देखा जाए तो बायोमास एक पैडी स्ट्रॉ, शुगर केन ट्रैश, मतलब आपका पराली हो गया, आपका गन्ना पत्ती हो गया, आपका कॉटन का कपास की जो डंडी होती वो हो गया, आपका सरसों की तूड़ी हो गई, आपका ग्राउंडनट शेल हो गया। ये सब बायोमास होता है। इसको हम पैलेटाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं। और पैलेटाइजेशन में क्यों कन्वर्ट करना है, वाई वी नीड एक्चुअली पैलेटाइजेशन? तो बिकॉज इट्स अ ऑल्टरनेटिव ऑफ कोल, डीजल, गैस, पेटकॉक, फर्नेस ऑयल, जितना ही फॉसिल फ्यूल्स है इन सब का ये ऑल्टरनेटिव रहता है। तो आप पैलेट के जरिए एक अपनी अदर रेवेन्यू सोर्स, एक इनकम आमदनियां बढ़ा सकते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे आपको सेगमेंट है। लाइक एक सेगमेंट जहां हम खड़े हुए हैं, पावर प्लांट्स, जो कि डायरेक्टली कोल को रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें पराली एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अब इसमें देखा जाए कि हम बायोमास, मतलब पराली या पैडी स्ट्रॉ हो गया, एग्रीकल्चर कोई सा भी वेस्ट हो गया, किस तरीके से कलेक्ट करें। बायोमास एग्रीगेशन, यहाँ पे हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये बल्कि होता है, लो डेंसिटी होता है, जहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पेस चाहिए होता है इसको रखने के लिए। उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखने की। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो यहाँ पे मैनुअल भी किसान भाई कलेक्ट करके अपने ट्रॉली पे रख के हमारे पास तक पहुँचाते हैं। दूसरा तरीका बेलिंग फॉर्म के अंदर भी होता है। नई नई टेक्नोलॉजीज भी होती हैं कि आप उसको बेलिंग स्क्वायर बेल्स में करें या फिर राउंड बेल्स में करिए। बेलिंग की जरूरत जब पड़ती है जब डिपेंड्स कि कौन सा रॉ मटेरियल, मतलब कौन सा आपका बायोमास अवेलेबल है। लाइक आपको पराली होगा तो पराली के लिए बेलिंग करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वहीं आपको अगर सरसों की तूड़ी रहेगी तो वहाँ पे आपको बेलिंग करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे आप अपने ट्रॉलीज पे स्पेशलाइज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, बेसिकली जो किसान भाइयों की ट्रॉलीज रहती है उसके अंदर वो लेके आ सकते हैं। जैसे कि देखा जाए तो इसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, वेट कम रहता है, तो आप नॉर्मल इसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। आपको किसी न किसी ट्रॉली के अंदर ही इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा लॉन्गर डिस्टेंस के लिए। अभी कुछ एक दो सालों के अंदर एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म चालू हुआ है, कुछ कुछ कंपनीज कर भी रही है, कि जो एक जगह सारा का सारा बायोमास इकट्ठा करती है और फिर वो आगे किसी को बेचते। हालांकि हिंदुस्तान में काफ़ी जगह ये प्रैक्टिसेस चलनी होनी चालू हो चुकी है, जहाँ पे किसान भाइयों को ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक पॉइंट्स हम इसको बोलते हैं, जहाँ पे वो अपना अवशेष लेके जा सकते हैं और वहाँ पे उनको दे के और उनसे पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म होना चाहिए जहाँ पे एग्रीगेशन सिस्टम एक प्रॉपर हो, जहाँ पे आपका पूरा एक जगह ही अवशेष इकट्ठा हो जाए और वहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट हो, जस्ट टू रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसमें हम क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। लाइक हमने देखा जाए तो फीड स्टॉक, किसी में मिट्टी ज़्यादा होती है, किसी में मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। तो पैलेटाइजेशन के लिए हमें ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है जो कि हमें कंपनी में सेल आउट करना है, तो वो अच्छी क्वालिटी का बने ताकि आपकी लॉन्गर टर्म्स में आपको उसका फ़ायदा रहे। अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं बनेगा तो फिर कंपनी रिजेक्ट करती है, उसमें डेबिट नोट्स आते हैं, तो काफ़ी इसमें नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको पहला ये समझना चाहिए कि कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं। इसमें मॉइस्चर ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको किस तरीके से रिड्यूस किया जाए। पार्टिकल साइज, लाइक सरसों की तूड़ी का पार्टिकल साइज कम होता है, पराली का पार्टिकल साइज बड़ा रहता है, वो बड़ी बड़ी आती हैं, तो उसको किस तरीके से कलेक्शन मैकेनिज्म किया जाए, उसको मशीनों से बेल किया जाए, ये सब ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। लाइक कुछ ऐसे होते हैं एनिमल वेस्ट, जो एग्रीकल्चर वेस्ट, जिसके अंदर एनिमल फीड के अंदर काम आते हैं। एनिमल फीड मतलब पशु आहार, पशु आहार में जो लोग आप यूज करते हैं वो आप इसके अंदर नहीं यूज कर सकते। आप अगर वो रेट कम है तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली पशु आहार की रेट्स हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो जब भी आप इसको पैलेटाइजेशन में कन्वर्ट करने जाएंगे तो हमेशा आपकी कन्वर्जन कॉस्ट, मतलब पराली या किसी भी एग्रीकल्चर वेस्ट से पैलेट बनाने की जो कॉस्ट आती है, जो वो ज़्यादा रहेगी आपकी। उसकी वजह से आपकी एंड प्रोडक्ट की प्राइस, पैलेट की प्राइसिंग बढ़ जाएगी।
इसमें वेदर कंडीशंस, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पंजाब में हमारे कुछ भाई हैं जिन्होंने पैलेटिंग प्लांट लगा रखे हैं, जहाँ पे ड्रायर नहीं लगा रखा, लेकिन फिर भी वो पैलेटाइजेशन करते हैं। इस साल बारिश खूब आई है, तो आप बारिश का नहीं कह सकते कि कब आ रही है कब नहीं, क्योंकि वेदर कंडीशन के हिसाब से दो चीज़ें चेंज हो जाती है। एक तो क्रॉपिंग स्ट्रेटेजीज कि आज कौन सी फसल उगानी है, ये भी चेंज होता है, प्लस मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से पैलेटाइजेशन भी नहीं बनता है। तो आज बारिश आने की वजह से आज उनको ड्रायर की रिक्वायरमेंट आ गई है, तो आज सब बोलते हैं कि हमें ड्रायर चाहिए और मॉइस्चर रिड्यूस करना है ताकि हम पैलेट बना सकें। तो आपका बायोमास, आपका एग्रीकल्चर वेस्ट, आपका कृषि अवशेष किस तरीका है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो कि सीजनल इंपैक्ट करती है। कभी आप देखेंगे कि फसल ज़्यादा हो गई, कभी देखेंगे फसल कम हो गई, तो इन सब से आपकी कॉस्टिंग इंपैक्ट करती है। और बल्कि होने की वजह से, लो डेंसिटी होने की वजह से आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है। तो आप इसको विद इन 50 किलोमीटर्स की रेंज के अंदर ही आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगर अपने बायोमास को आपको लॉन्गर डिस्टेंस में करना है, तो या तो उसको आप बेल फॉर्म में कर पाएंगे, आप लूज फॉर्म में नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये सब चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो अभी करंट प्रैक्टिसेस चल रही है, हालांकि तो ये हमारे गांव में, हमारे विलेजेस के अंदर जो किसान भाई हैं उनकी जो ट्रॉलीज हैं ज़्यादातर वो ही यूज़ होती हैं, जो कि ये भी एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है आपकी ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि किसी भी पैलेटिंग प्लांट को साल भर माल चाहिए होता है। वो एक दिन या किसी 30 दिन या 40 दिन के लिए नहीं होता। तो कहीं भी वो स्टॉक करेगा तो स्टॉक से वहां तक, पैलेट प्लांट तक ले जाने के लिए भी एक लंबा आय का सोर्स बन जाता है, जो आप ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बायोमास, एवरी बायोमास इज डिफरेंट। हर एक एग्रीकल्चर वेस्ट, कृषि अवशेष, वो हमेशा अलग होता है, वो आप सेम नहीं होता। तो सबकी प्रॉपर्टीज को समझना, उसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशंस हैं उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ हार्ड होते हैं लाइक वुडी बायोमास, कुछ सॉफ्ट होते हैं लाइक आपका कुछ ऑयल सीड होती है, लाइक मस्टर्ड की आपकी ऑयल सीड होती है, कुछ फाइबरस कंटेंट होता है, हायर सिलिका कंटेंट होता है आपका पैडी स्ट्रॉ मतलब पराली। तो इन सबको जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तब तक आप अपनी टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कई बार देखते हैं कि किसी को परेशानी होती है पैलेट बनाने में, तो ये सब चीज़ों के आधार आपकी प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करते हैं और उसी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली आपको टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन करना पड़ता है। कुछ ऑयल रिच होती है, लाइक मस्टर्ड की बात करें, सोयाबीन की बात करें, तो ऑयल रिच, तो कभी लगता है कि यार इसमें तो मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा निकल जाता है। आज अगर मस्टर्ड के पैलेट्स बनाऊं तो लोग, हर कोई बोलेगा कि हाँ मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा निकलता है। अगर मेरी बात करो तो मैं 2 टन की मशीन से 3 टन निकालता हूँ। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस कि अब पराली की बात करोगे तो पराली में लोग बाग 2 टन की मशीन से 1.5 टन निकालते हैं, 1.2 टन निकालते हैं, 1.3 टन निकालते हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रोसेस फ्लो है, मतलब आपकी पैलेट लाइन प्रॉपर नहीं है। नॉर्मली जो कैपेसिटी होती है मशीन की वो 90% या 80% के आसपास एफिशिएंसी में चलनी चाहिए। तो वो प्रॉब्लम्स क्यों आती है? वो प्रॉब्लम्स इन्हीं वजह से आती है कि हम प्रॉपर्टीज को और स्पेसिफिकेशंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। मेजरली आपको राइट सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है, और इसके अंदर लाइन बैलेंसिंग भी रहता है कि सपोज किसी ने पता है कि 2 TPH का आपने पैलेट मिल लगा रखी है, तो सब सजेस्ट करते हैं कि आप 2 TPH की हैमर मिल लगाओ। लॉजिकली आपको हैमर मिल उससे ज़्यादा की ही लगानी पड़ती है, क्योंकि आपका प्रोडक्शन जब ही निकलेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो हैमर मिल और ड्रायर के अंदर आपको लॉस होगा, मास लॉस होगा, लेकिन कभी भी पैलेट मिल में मास लॉस नहीं होता है। पैलेट मिल में जितना मटेरियल जाएगा उतना ही आएगा। लेकिन अगर आपने ड्रायर के अंदर कुछ मटेरियल डाला है तो अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो उसका मास लॉस होगा। अगर वो 25% का मॉइस्चर है उसको आपको 10-12% पे लेके आना, 10% का वहाँ पे रहेगा। सिमिलर केस में अगर इंप्योरिटीज़ ज़्यादा है तो हैमर मिल में डस्ट कलेक्ट के थ्रू इंप्योरिटीज़ निकलेगी, लेकिन पैलेट मिल में जितना मटेरियल जाएगा उतना मटेरियल ही बाहर आएगा। तो इस वजह से आपको हमेशा पीछे का जो हैमर मिल है वो हमेशा हायर कैपेसिटी की लगानी चाहिए। इसीलिए इन सबको समझने के लिए कृषि अवशेषों की प्रॉपर्टीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की डेट में अगर पैलेट इंडस्ट्री की बात करें तो टोटल 22,370 टन डेली का बन रहा है, जो कि 350 नंबर्स ऑफ पैलेट मैन्युफैक्चरिंग इन ऑल इंडिया में चल रहे हैं। ये डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये नंबर फिक्स हैं, इससे अप्रॉक्सीमेटली नंबर होते हैं। और ये हर दिन कोई ना कोई नया प्लांट आ ही रहा है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। इसका जो मार्केट प्राइस है पैलेट का, ये 7.5 रुपये से 7.5 to 8.9 रुपीज़ तक आप इसको बेच सकते हैं।
अब अगर किसानों भाइयों की बात करें, आप चाहें तो पैलेटिंग प्लांट या ब्रिकेटिंग प्लांट लगा सकते हैं। सेकेंडली, आप इस अवशेषों को डायरेक्टली जो पैलेट बनाते हैं और जो ब्रिकेट बनाते हैं आप उनको भी दे सकते हैं, जो कि आप आराम से इसके अंदर एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम आपकी जो रहेगी वो 3% से लेकर 10% तक आराम से बढ़ सकती है। आज की डेट में देखा जाए तो जो प्लांट्स लगे हुए हैं उनकी एक्चुअल यूटिलाइजेशन कैपेसिटी जो होती है, जो वो बना रहे हैं, लाइक एक मशीन कैपेसिटी हो गई और एक एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी हो गई, वो 30% से 55% तक वेरी करती है। ये इसलिए वेरी करती है कि क्योंकि लोग जितने भी यहाँ पे प्रोसेसर्स हैं जो कि पैलेट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको बायोमास की प्रॉपर्टीज का अंदाजा नहीं हो पाता है। वो इसके अंदर चला चला के एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। जिनको कभी लगता है कि मेरा प्रोडक्शन ज़्यादा आता है, कभी लगता है कि कम आता है, लेकिन उसका रीज़न होता है कि आपको प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा बायोमास बल्की है, वुडी है, हाई सिलिका कंटेंट है, हार्ड है, सॉफ्ट है, क्योंकि सारा जो गेम है वो इसी पॉइंट पे चलता है। आज अगर अपन पैलेटाइजेशन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये 3 टाइप की टेक्नोलॉजीज होती हैं: फ्लैट डाई पैलेट मिल, रिंग डाई पैलेट मिल्स एंड मैकेनिकल कंप्रेशन पैलेट मिल्स। अगर मैकेनिकल कंप्रेशन पैलेट मिल की बात की जाए तो जो ब्रिकेटिंग मशीन्स हैं जिससे हम ब्रिकेट बनाते हैं, जो 90 और 70 के जो ब्रिकेट्स बनते हैं, उसी से हम पैलेट बनाने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो ब्रिकेट बनाने की मशीन है, वो पैलेट बनाने की नहीं है, क्योंकि जो 2 टन की मशीन जो ब्रिकेट बनाती है, वो ही अगर आप पैलेट बनाने जाओगे तो 700 केजी, 800 केजी, मैक्सिमम 1000 केजी निकालती है। उससे आपका प्रोडक्शन लॉस होता है, प्लस वियर एंड टीयर। आपके प्रोडक्शन की जो वियर एंड टीयर है, मतलब आपके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो ज़्यादा यूज होते हैं। इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अगर देखा जाए तो अपन फ्लैट डाई भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लैट डाई उससे एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, बट हर मटेरियल उसके अंदर नहीं चल सकता। ये भी जानना बहुत जरूरी है। ये जो आपको मैंने बताई है पैलेटाइजेशन टेक्नोलॉजी, फ्लैट डाई, मैकेनिकल कंप्रेशंस, रिंग डाई, ये 3 अलग अलग प्रकार के पैलेटाइजेशंस पूरे वर्ल्ड में है अवेलेबल। सेकेंडली, आप इसकी बात करेंगे रिंग डाई की। रिंग डाई के अंदर वर्टिकल होती है और हॉरिजॉन्टल होती है। वर्टिकल रिंग डाई जो आपको देखेंगे, जो चाइनीज मशीन्स आज की डेट में मार्केट में पूरी जगह जा रही है, जहां पे आप ऑलमोस्ट उसको एक अच्छी रेंज में 20 लाख से लेकर आप आराम से 30 to 33 लाख तक आप उसको परचेज कर सकते हैं विद द सेम कैपेसिटी, जो कि आप एक लो बजटेड मशीन्स है। इन मशीन्स की बात करें तो बेसिकली एग्रीकल्चर वेस्ट के लिए ये काफ़ी अच्छी मशीन्स है। सेकेंडली, अगर आप बात करें कि जो हॉरिजॉन्टल रिंग डाई मशीन्स होती हैं, ये बेसिकली स्पेसिफिकली फॉर द वुड होती है, क्योंकि वुड हार्डवुड रहता है, सॉफ्टवुड रहता है, तो इसके अंदर वुड का जो होगा वो प्रॉपरली, यूरोपियन मशीन जो होती है वो काफ़ी हॉरिजॉन्टल के अंदर काफ़ी सक्सेसफुल है। तो हमें किसी भी पैलेट मिल को लेने से पहले और इस इंडस्ट्री में आने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि किस टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ करना चाहिए। जैसे मैंने बताया आपको कि बायोमास के टाइप से पूरा एफिशिएंसी चेंज हो जाती है। उसी वजह से हमें मॉइस्चर है, डेंसिटी है, क्या शेप है। सपोज आपका पराली है, पराली का जो आपका लेंथ होता है काफ़ी बड़ा होता है, तो उसको आपको रिड्यूस करना होता है। लाइक सर ने भी बताया था कि प्रोसेस क्या होता है कि आपको श्रेडिंग करनी पड़ती है, आपको उसका पार्टिकल साइज रिड्यूस करना पड़ता है। लेकिन पहली पार्टिकल आप श्रेडिंग के अंदर उतना पार्टिकल साइज नहीं कर सकते जिससे आप पैलेट बना सकें। तो पहले पॉइंट में आपको ये समझना जरूरी है कि आपको कौन कौन सी इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी यूज करनी है सो दैट कि आप उसको पैलेटाइजर में कन्वर्ट कर सके। सबसे पहले श्रेडर जरूर होता है, दूसरा मॉइस्चर ज़्यादा होता है। लोग बाग बोलते हैं कि पराली में मॉइस्चर ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन नॉर्मली पराली के अंदर अगर देखें तो 20 से 25% मॉइस्चर आता ही रहता है। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर वो आपसे बात रहती है तो वो मॉइस्चर रिड्यूस हो जाता है। लेकिन जस्ट अगर देखा जाए तो अभी इस बार बाढ़ है, बारिश है, उस टाइप पे आप सस्टेन नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको ड्रायर की जरूरत होती है, उससे आपका मॉइस्चर रिड्यूस कर सकते हो। ड्रायर एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि आप अपने पैलेटाइजेशन के प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि एक यूनिफॉर्म मॉइस्चर बना के दे देता है। आप देखोगे तो रॉ मटेरियल जो आपका बायोमास होता है, कृषि अवशेष होता है, उन सबके अलग अलग मॉइस्चर लेवल होने की वजह से ये एक डिफरेंट मॉइस्चर लेवल आपके पैलेट मिल में जाता है, जिसकी वजह से आपकी पैलेट की क्वांटिटी जो प्रोड्यूस होती है उसमें प्रॉब्लम आती है, वो उतनी प्रोड्यूस नहीं हो पाती। इसी वजह से सब बोलते हैं कि 2 टन की मशीन से 1.2 टन निकल रहा है या 1.3 टन निकल रहा है। ब्रिकेट की बात करो तो उसमें से 500 केजी भी नहीं निकलता और परेशान लोग बाग होते हैं। तो जब तक आपने प्रॉपर फ्लो ऑफ मशीनरीज नहीं लगाते तब तक ये आपको परेशानियां आएंगी। एक बार आपने लगा लिया तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा उसमें इंक्रीज होगी और आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी।
एक स्मॉल एग्जांपल है जस्ट फॉर द पराली पर्पस कि पराली के अंदर एक श्रेडर है, जो श्रेडर मैं बता रहा हूँ, श्रेडर के थ्रू आपका जो पार्टिकल साइज है वो लेस देन 50 mm हो जाता है। इफ पॉसिबल अगर कोई अच्छा श्रेडर्स बनाने वाला हो तो लेस देन 40 mm करेंगे तो ज़्यादा, जितना पार्टिकल साइज कम हो जाएगा उतना आपको बेनिफिट है। सेकेंडली, जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर और हमारी जगह, ड्रायर जो है इसके अंदर फ्लैश ड्रायर ही चलता है, इसके अंदर रोटरी ड्रायर नहीं चल पाता है क्योंकि इसका फाइब्रस कंटेंट होता है और लो डेंसिटी होता है, ये आगे बढ़ नहीं पाता। तो इसके अंदर फ्लैश ड्रायर भी आप जो लेते हो उसको प्रॉपरली आप देख के लें, उसके अंदर भी इसकी क्या कैपेसिटी है, कितना मॉइस्चर रिड्यूस करने की, वो आपको बिल्कुल एक टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ समझना चाहिए कि ये 50% तक आपका मॉइस्चर रिड्यूस कर देता है। उसके बाद हैमर मिल आपको बहुत जरूरी है। हैमर मिल फर्दर इसके पार्टिकल साइज को रिड्यूस करती है। जब पार्टिकल साइज, उसके बाद पैलेट मिल आप रिड्यूस करती है, उसके बाद फिर आपका कूलर और पैकेजिंग। तो बेसिक एक प्रोसेस इसका प्रॉपर फॉलो करेंगे तो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। मेजरली टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो मैंने आपको बताया भी, इक्विपमेंट्स कौन कौन से लेने चाहिए, उसी इक्विपमेंट्स के कुछ स्पेयर पार्ट्स होते हैं जिनकी वजह से बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स या प्रोसेसर्स इसको डेवलप नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज कि उन्होंने सब कुछ प्रॉपर्ली लगा दिया है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसका डाई का रेशियो क्या है। हर एक रॉ मटेरियल, भले ही पराली हो, मस्टर्ड हस्क हो या फिर आपका ग्राउंडनट शेल हो, वुड हो, इन सब का जो डाई होता है उसका रेशियो एक होता है, चैनल लेंथ बोलते हैं। सो एक्स्ट्रा टेक्निकल टर्म, लेकिन ये आप जब इसके अंदर जाएंगे तो आप किसी भी मैन्युफैक्चरर से पूछेंगे जो आपको सप्लाई कर रहा है इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स कि आप में कौन सा डाई का रेशियो होना चाहिए, मेरे पास ये वाला रॉ मटेरियल अवेलेबल है, तो वो डाई का रेशियो बताएगा। और डाई का रेशियो एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्योंकि जब तक आप यूज नहीं करेंगे तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा। तो उसके अंदर आपको, आप मान के चलिए कि आपकी पहली डाई तो आपके एक एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होने वाली है। एक बार आपका डाई का रेशियो सेट हो गया तो जहां पे आप पराली के अंदर 1.2 1.3 टन लगा रहे हैं, अगर प्रॉपर इक्विपमेंट की लाइन हो तो उसी में आप आराम से 2 टन से ऊपर मटेरियल निकाल सकते हैं। ये हमने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। ड्रायर को स्किप करना एक तरीके से आपका प्रोडक्शन लॉस होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी मेरे कन्वर्सेशन में बताया कि ड्रायर को कभी भी स्किप नहीं करा जाए क्योंकि आपको नहीं पता वेदर कंडीशंस क्या है। यूनिफॉर्म मॉइस्चर लेवल कर देता है ताकि आपकी एफिशिएंसी ऑफ पैलेट मिल इंक्रीज हो। डस्ट कलेक्टर एमिशंस देखा जाए तो बहुत सारी जगह डस्ट कलेक्शन सिस्टम नहीं लगाए रहते हैं, और जहाँ पे आप देखा जाए तो पैलेटाइजेशन प्लांट में और ब्रिकेटिंग प्लांट के अंदर एमिशंस ज़्यादा होते हैं। एमिशंस ज़्यादा मतलब आपके डस्ट पार्टिकल्स काफ़ी उड़ते रहते हैं। उन सबको कंट्रोल करने के लिए आपको पूरा डस्ट कलेक्टर सिस्टम, पूरा आपको जेट प्लस डस्ट कलेक्टर सिस्टम लगाना चाहिए ताकि आपका प्रॉपर सिस्टम हो। सेकेंड, लाइन बैलेंसिंग मिसमैच। सिमिलरली जो मैंने बताया आपको कि 2 TPH की अगर मशीन है तो उसमें एटलीस्ट 3 TPH या 4 TPH की आपको पैलेट लाइन हैमर मिल लगानी चाहिए पैलेट लाइन में, सो दैट आप इसका अपने मशीन का आउटपुट इंक्रीज कर सकें। पार्टिकल साइज, जितना पार्टिकल साइज छोटा होगा, इफ यू एबल टू मेक लेस देन 6 mm, लेस देन 8 mm पार्टिकल साइज, अगर आप अपने रॉ मटेरियल करके उसके अंदर पैलेट मिल में फीड कर सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन उसके अंदर ही मिलेगा। मशीन सिलेक्शन से पहले आप उसकी पूरी डिजाइनिंग, उसका पूरा सिस्टम, एक एक चीज आप मशीन इक्विपमेंट सप्लायर के पास जाके देख के समझ के और फिर लीजिए। इसमें एक और सिस्टम होता है स्काडा सिस्टम्स। लोग बाग बोलते हैं कि हम ऑटोमेटेड प्लांट है, ऑटोमेशन, पूरा ऑटोमेशन में चलता है। ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपके कोई भी 1 या 2 आदमी चला रहा है। ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली आपको उसका सिस्टम के बारे में आइडिया होना चाहिए। एक्चुअल कैपेसिटी, सपोज मशीन की कैपेसिटी 2 TPH की है लेकिन वो 1.2 टन निकालती है, तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि एक्चुअल में ये 1.2 टन है। मेरा कहना मतलब कि आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये मशीन की कैपेसिटी कितनी है, उसको समझने के लिए एक स्काडा सिस्टम, प्रॉपर ऑटोमेशन सिस्टम होता है जहां पे सेंसर्स लगे जाते हैं, वेट सेंसर्स होते हैं, लोड सेंसर्स होते हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होते हैं, और भी बहुत टाइप के सेंसर्स होते हैं जिसमें ये आइडेंटिफाई होता है कि आपकी एक्चुअल, आपके स्क्रीन पे आता है कि उस स्क्रीन में आपकी पैलेट मिल का प्रोडक्शन क्या है, आपकी हैमर मिल का प्रोडक्शन क्या है, आपके ड्रायर का प्रोडक्शन क्या है, आपके श्रेडर का प्रोडक्शन क्या है।
लोग बाग बोलते हैं कि हमारा 5 TPH का ड्रायर है, हमारा 10 TPH का शेडर है, लेकिन बहुत जगह ये होता है कि वो क्वांटिटी नहीं निकाल पाते। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कितनी क्वांटिटी निकाल रहा है? नॉर्मली देखा जाए तो आप मैनुअली उसको चेक कर सकते हो, लेकिन मैनुअली आप पूरे टाइम रह नहीं सकते। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट एग्जैक्टली, आपको ये सिस्टम चाहिए, और इस सिस्टम्स के अंदर आप प्रॉपरली अपने इलेक्ट्रिसिटी का भी सेव कर सकते हो। 20% से ज़्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स होती है। रीज़न बिहाइंड कि इसके अंदर कहीं भी फॉल्ट अगर आता है, कुछ कन्वेयर बंद होती है, तो वो आपको प्रॉपर इंटीमेट कर नोटिफिकेशन आ जाता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि 10 मिनट तक ये अपने बंदे को कि 10 मिनट तक मेरी कन्वेयर पे कोई क्यों नहीं गया। प्लस जहाँ भी ये खराब होने लगती है तो नोटिफिकेशन आ जाता है। तो मेजरली ये लोहा होता है। इसमें होता क्या, मोटर होती है, मोटर के अंदर वाइंडिंग्स और वायर्स होते हैं, प्लस इलेक्ट्रिकल पैनल्स होते हैं और बेयरिंग्स होते हैं। जब तक आपको इन सब चीज़ों का सिस्टम आएगा, ये सिस्टम्स आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा, लेकिन जब स्काडा अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन देता रहेगा, सो दैट आपकी प्रोडक्शन लाइन कंटिन्यूली चलती रहे। आज की डेट में हम कैलकुलेट करते हैं कि 24 आवर्स में से 15-16 घंटे होना चाहिए, चलना चाहिए, लेकिन एक्चुअली आप उसको 15-16 घंटे की जगह 20-22 घंटे भी चला सकते हैं, जिससे आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, आपने सब चीज़ें लगा ली, आपने पैलेटाइजेशन का इक्विपमेंट भी समझ लिया, स्काडा सिस्टम भी लगा दिया, ऑटोमेशन भी कर दिया, रॉ मटेरियल भी आ गया, अब आपके पास चलाने के लिए बंदे। एक्चुअली ये इंडस्ट्री इतनी नई है और इतनी अनऑर्गेनाइज्ड है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस मैन पावर मिलने बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मैन पावर नहीं मिलते, उसके लिए आपको एक स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत है। आपको पहले समझना पड़ेगा कि क्या क्या प्रोसेसिंग होती है पैलेटाइजेशंस के लिए। उसके लिए आप अगर किसी एक्सपीरियंस बंदे को लेंगे, वो आपसे हायर सैलरी लेगा, प्लस वो भी नया ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी दूसरे ऑपरेटर्स को ले लोगे तो वो समझ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जैसे मैंने बताया आपको स्टार्टिंग के अंदर कि रॉ मटेरियल सेंस, बायोमास का सेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो आपको दे। तो आप ट्रेड फ्रेशर्स जो नए लोग हैं, नए हमारे जो भी ITI करने वाले लोग हैं, जो अपने स्टूडेंट्स हैं, उनको आप हायर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको कर पाएंगे। प्लस उन सबकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होना बहुत ही ज़रूरी है शुरुआती दौर पे, ताकि वो अपने इस पैलेट प्लांट को प्रॉपर तरीके से चला पाए। सो मेजरली मैन पावर में इन्वेस्ट करना इसके अंदर बहुत ज़रूरी, जो कि स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर। आज अगर अपन अपने किसान भाइयों की बात करेंगे, तो अगर ये जो सिस्टम मैंने आपको पूरा बताया, ये प्रॉपर एक इकोसिस्टम अगर डेवलप करते हैं और प्रॉपर होते हैं, तो इसके अंदर बहुत जगह ऐसी है जहाँ पे ये अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। पराली को अगर आपको पैलेटाइजेशन प्लांट लगाना है तो आप पैलेटाइजेशन प्लांट लगाइए, आप उसके थ्रू आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाइए। आपको अगर रॉ मटेरियल आपका पराली, आपको आपके प्रोसेसर्स और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो आपके नियर बाय एरिया के अंदर है, आप उनको दे के आप उसको बना सकते हैं। प्लस आप इसकी डिमांड डे बाय डे बढ़ी रही है। अगर आप इसका एक कलेक्शन सेंटर्स भी बना सकते हैं, तो कलेक्शन सेंटर्स के थ्रू भी छोटे छोटे 500-500 टन, 1000-1000 टन, 200-200 टन की अगर आप कलेक्शन सेंटर्स बना के इसको सेल आउट भी करेंगे, तो भी मार्केट में लेने के लिए लोग हैं यहाँ पे। तो आप बहुत सारे इसको तरीके जिससे आप अपनी आमदनी इंक्रीज कर सकते हैं। डिमांड की बात करें तो NTPC है जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैलेट कंजम्पशन किया है, और इनकी डिमांड, और प्लस स्टेट पावर प्लांट्स हैं, को फायरिंग हो रही है, उसकी वजह से डिमांड्स काफ़ी इंक्रीज हैं। इसको आप पावर प्लांट्स की जगह प्राइवेट सेक्टर्स में भी दे सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स की जो कंपनीज हैं वो 100% बायोमास, ज़्यादातर जो कंपनीज है वो 100% बायोमास बेस्ड होती हैं, उसके अंदर को फायरिंग कम ही होता है। तो जो 100% बायोमास बेस्ड होती है वहाँ पे किसान भाई डायरेक्टली भी उनको, जैसे मैं राजस्थान कोटा से हूँ, वहाँ पे DCM श्रीराम कंपनी है जो कि 100% बायोमास बेस्ड है। वहाँ पे छबड़ा पावर प्लांट है जो कि 100% बायोमास बेस्ड है। वहाँ पे लोग बाग डायरेक्टली मस्टर्ड हस्क, मतलब तूड़ी ही यूज़ करते हैं, जो कि डायरेक्टली किसानों को फ़ायदा देती है। इसमें कोई पैलेटाइजेशन नहीं होता, वो डायरेक्टली यूज़ करते हैं। तो ऐसी बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कि डायरेक्ट सोर्स में राइस हस्क हो गया, आपके पराली हो गया, ये सब यूज़ करते हैं। अब इसमें सब्सिडी की अगर बात करें तो जैसे सर ने हमें पहले भी बताया था कि इसके अंदर 21 लाख की सब्सिडी है पर टन, जो कि आप 1.05 CR तक, 105 लाख में जा सकते हो, मतलब 1 करोड़ तक की आपको नॉन टॉरिफाइड में मिल सकती है। टॉरिफाइड के अंदर आपको जो सब्सिडी है वो 42 लाख पर टन के हिसाब से, जो कि अगर आप यहाँ की बात करेंगे तो दिल्ली NCR रीजन के अंदर पॉल्यूशन कंट्रोल CPCB की भी
पूरी सब्सिडी है जो कि 28 लाख पर टन के हिसाब से है, जो कि आप आराम से अवेल कर सकते हैं। पैलेटाइजेशन के मेजर बेनिफिट्स जो यही रहते हैं कि जो आप पराली जला रहे हैं वो यही रिक्वेस्ट है कि आप ना जलाएं, आप इसको सेल आउट करके आप अपनी आमदनी बढ़ाइए, जिससे पॉल्यूशन भी कम होगा, जो कि और आपकी इनकम को भी बढ़ाएगा। इसमें नॉर्मली इस प्रॉपर जो मैंने आपको मैकेनिज्म बताया, इस प्रॉपर को अगर मैकेनिज्म को अगर फॉलो करोगे तो इसका बेसिक तरीका यही है कि आपको टेक्नोलॉजी में आपको इन्वेस्ट करना है, आपको लोकल फीड स्टॉक मतलब आपकी कौन सा कृषि अवशेष है इनको जानना जरूरी है, सब्सिडीज़ और सपोर्ट कौन कौन से हैं, स्किल्ड मैन पावर पे आपको पूरा वर्क करना है, फार्मर्स एफपीओस के साथ पूरा कोलैबोरेशन, किसान भाइयों के साथ कोलैबोरेशन करके ही इसमें काम कर सकते हैं। हमारी कंपनी बायोमास एनर्जॉन्स इंडिया, बेसिकली वी वर्क इन द 3 कैटेगरीज: इंटेलिजेंस, इनोवेशन एंड नॉलेज। इन इंटेलिजेंस वी डू फिजिबिलिटी स्टडी, जो कि हम बताते हैं कि उस लोकेशन में आप पैलेटाइजेशन प्लांट लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। एक पूरा एंड मल्टी डायमेंशनल फिजिबिलिटी, इसमें हम चेकलिस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा रॉ मटेरियल है, कौन टाइप की टेक्नोलॉजी है, किस रेट में है, कहाँ पे आप सेल आउट कर सकते हैं, टारगेट कस्टमर्स क्या होने चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे जलाने एज एन फ्यूल की जगह ये बहुत अलग अलग एप्लीकेशंस में भी यूज़ होता है। इनोवेशंस में हम प्रोजेक्ट डेवलपमेंट्स, हम प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, हम पूरा R&D सेगमेंट में जाते हैं। हम वी आर इनटू द बायोचार ऑल्सो, टॉरिफैक्शंस ऑल्सो, और आपके नॉन टॉरिफाइड पैलेट्स के अंदर भी हैं जो कि हम R&D करते रहते हैं। नॉलेज में भी प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट्स, हम ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि जो पैलेटिंग प्लांट अगर सक्सेसफुली नहीं रन कर रहा है उनके भी मैन पावर को हम ट्रेनिंग देते हैं, और जो नया ओपन होने वाला है उनको भी हम करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।